पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारत विविधताओं का देश है, ये कहावत हमने बचपन से सुना है। लेकिन इस विविधता में जो सबसे अधिक संवेदनशील मुद्दा है वो है भाषा। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि एक पूरे समाज, संस्कृति और अस्मिता की अभिव्यक्ति है। जब कोई भाषा थोपी जाती है या किसी दूसरी भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की चिंगारी बन जाती है। महाराष्ट्र में हालिया हिंदी भाषा विवाद उसी बड़े विमर्श का एक अध्याय है। महाराष्ट्र जैसे राज्य, जहां मराठी भाषा की गूंज सदियों से संस्कृति और साहित्य के रूप में रही है, वहां पहली बार हिंदी को लेकर खुलकर विरोध देखने को मिला। राज्य सरकार ने जब सरकारी स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का निर्णय लिया, तो शायद उसने अंदाजा नहीं लगाया था कि ये फैसला जनभावनाओं से टकरा जाएगा। आंदोलन हुए, विरोध में स्वर उठे और अंततः सरकार को पीछे हटना पड़ा। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, क्योंकि ये पहली बार था जब महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर इस तरह का जन आक्रोश दिखा। ऐसे में ये साफ है कि भाषा के सवाल पर जनमानस कितना सजग है और कितना संवेदनशील है, ये देखने को मिला। अब बहुत से लोग अब भी ये समझने में भ्रमित रहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा। दरअसल भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा यानी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है, लेकिन भारत में कोई आधिकारिक राष्ट्रभाषा नहीं है। ये अंतर बेहद महत्वपूर्ण है। राजभाषा केवल प्रशासनिक और सरकारी कार्यों की भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा देश की सामूहिक पहचान, एकता और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक होती है। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल भी जाता, तो भी वो तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक संविधान में इसे सभी राज्यों में लागू करना अनिवार्य न बनाया जाए। और यही कारण है कि संघीय ढांचे वाले भारत में हर राज्य को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। इतिहास गवाह है कि भारत में भाषाई विवाद कोई नया नहीं है। 1950 और 60 के दशक में हिंदी को अनिवार्य बनाने के खिलाफ तमिलनाडु में हिंसक आंदोलन हुए थे। इन आंदोलनों ने केंद्र सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। असम, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में भी भाषाई पहचान को लेकर काफी संघर्ष हुए। उसी दौर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अंग्रेजी हटाओ हिंदी लाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। उनका सपना था कि भारत की अपनी भाषा हो, जिसमें आम जन बोलता है। 1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उठी ये लहर पूरे देश में फैल गई। बाजार बंद हुए, धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन अंग्रेजी की जड़ें इतनी मजबूत थीं कि अंततः आंदोलन की धार कुंद पड़ गई। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अंग्रेजी को लेकर अब ऐसा कोई विरोध नहीं होता, बल्कि उल्टे इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की सीढ़ी माना जाने लगा है। ऐसे में महाराष्ट्र में हुए हालिया विवाद से एक सवाल तो खड़ा होता है कि क्या हिंदी अब भी अपनी भाषा है? हिंदी को लेकर जो भावनात्मक जुड़ाव था, क्या वो अब भी उतना ही मजबूत है, या फिर हिंदी अब सिर्फ एक उत्तर भारतीय भाषा बनकर रह गई है? महाराष्ट्र में हुए विरोध इस बात की तस्दीक करते हैं कि भाषा की राजनीति में अब क्षेत्रीयता ने एक बार फिर से सर उठाया है। हिंदी को जबरन थोपे जाने की आशंका कई राज्यों को आज भी परेशान करती है। वहीं पड़ोसी देशों में भी भाषा रही है विवाद की जड़ कई बार। ये केवल भारत तक सीमित नहीं रहा है। दक्षिण एशिया और दुनिया के कई देशों में भाषा ने राजनीतिक संघर्ष और यहाँ तक कि गृह युद्ध को भी जन्म दिया है। श्रीलंका में सिंहली और तमिल भाषियों के बीच भाषाई भेदभाव ने गृह युद्ध को जन्म दिया। पाकिस्तान में भी बंगालियों ने बांग्ला भाषा की उपेक्षा के विरोध में आंदोलन छेड़ा, जो 1971 में बांग्लादेश बनने का कारण बना। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों ने भी केवल आधिकारिक भाषा को संवैधानिक मान्यता दी, लेकिन किसी को राष्ट्रभाषा नहीं माना। चीन में मैंडरीन को प्रमुखता देने के साथ उइगर और तिब्बती भाषा को दबाने की सरकारी नीति ने वर्षों से असंतोष पैदा किया। कनाडा के क्यूबेक प्रांत में फ्रेंच बनाम अंग्रेजी का विवाद दशकों से चला आ रहा है। वहीं बेल्जियम में
फ्लेमिश और फ्रेंच भाषियों के बीच गहरा भाषाई विभाजन है। अब गौरतलब है कि भाषा जब तक संवाद का जरिया रहती है तब तक वो जोड़ने का काम करती है, लेकिन जब इसे पहचान, सत्ता और वर्चस्व का प्रतीक बना दिया जाए तब ये विभाजन की दीवार भी बन जाती है। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर हुआ विवाद महज एक शैक्षणिक निर्णय नहीं था, ये उस अस्मिता की लड़ाई का हिस्सा है जो हर राज्य, हर समुदाय अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। वहीं भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में भाषा का मसला जितना भावनात्मक है उतना ही राजनीतिक भी। इसे समझदारी, समन्वय और संवेदनशीलता से सुलझाया जाना बेहद जरूरी है, वरना ये मुद्दा बार बार सुलगता रहेगा, कभी महाराष्ट्र में, कभी तमिलनाडु में और कभी भारत के किसी और कोने में। क्योंकि भाषा सिर्फ शब्दों की श्रृंखला नहीं, वो आत्मा की आवाज होती है, और जब आत्मा आहत होती है तो क्रांति जन्म लेती है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।